रिया सिया दोनों जुड़वा बहनें थी, मगर दोनों ही एक दूसरे की जानी दुश्मन भी थी। दोनों में अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाइयां होती रहती थी। दोनों बस एक ही उम्मीद पर जी रही थी कि जब उनकी शादी होगी तब उन दोनों को एक दूसरे से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब उनकी एक ही घर के दो भाइयों से शादी हो जाती है तब उनकी असली परेशानी शुरू होती है। आइए आगे देखते हैं कि आखिर दोनों बहनें अपनी अपनी नफरत के साथ एक ही घर और एक ही रसोई में कैसे गुजारा करेंगी। घनश्याम और अनुराग दोनों भाई थे और बचपन से ही दोनों बड़े प्यार से रहते थे। वो इस बात से अनजान थे कि रिया सिया एक दूसरे की दुश्मन है। शादी के अगले दिन सुबह होते ही अनुराग अपनी पत्नी सिया से कहता है, सिया, आज तुम्हारा और भाभी रिया का इस घर में पहला दिन है, तो मैं और घनश्याम भैया चाहते हैं कि तुम दोनों अपनी पहली रसोई साथ में करो और हम सबको बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाओ। देखो जी, मैं कह देती हूँ मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो रिया किचन में आई तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, वो मुझे एकदम नापसंद है। सिया की ऐसी बातें सुनकर अनुराग हैरान हो जाता है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो सिया? लेकिन अनुराग कुछ बोलता उससे पहले ही अनुराग और घनश्याम के मम्मी पापा वहां आ जाते हैं। अरे सिया बेटी, जाओ, रिया किचन में तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज तुम दोनों की पहली रसोई है ना, तो तुम दोनों साथ में खाना बनाओ, जाओ। सिया अपनी सास की बात टाल नहीं पाती और मुंह बनाते हुए गुस्से में किचन में पहुंच जाती है। वहां रिया पहले से ही खीर बना रही थी। ए रिया, हट जा यहाँ से, पहले मैं सबके लिए दही खिचड़ी बना दूं, फिर आकर खीर बनाना। ओह हो, बड़ी आई मुझे आदेश देने वाली। मैं यहाँ पहले से खड़ी थी और खीर बना रही थी, तू बाद में आई है तो चुपचाप इंतजार कर, समझी? सिया को गुस्सा आ जाता है और वो रिया को पीछे धक्का देकर खुद गैस पर कुकर चढ़ाने लगती। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। रिया सिया के बाल नोचकर उसे पीछे कर देती है और इसी बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी वहां पर घनश्याम और अनुराग आ जाते हैं। अरे रिया सिया, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? ये तुम दोनों कैसे लड़ रही हो? अरे अगर मम्मी पापा यहाँ आ गए तो हंगामा हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया जी, ये सिया को देखो, यही आकर मुझसे लड़ रही थी। मैं इसके साथ खाना नहीं बनाऊंगी, पहले इसे यहाँ से जाने को कहो। अरे भाभी, ये मुमकिन नहीं, आप दोनों को साथ में खाना बनाना ही पड़ेगा, वरना मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे। रिया सिया गुस्से में घनश्याम और अनुराग की बात मान तो लेती हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बदला लेने की ठान लेती हैं। खिचड़ी बनाते वक्त सिया सोचती है, इस रिया को तो मैं अभी बताती हूँ, इसकी खीर में मैं नमक मिला दूंगी, फिर तो किसी को भी इसकी खीर पसंद नहीं आएगी, सबको सिर्फ मेरी मसाला खिचड़ी पसंद आएगी। वहीं दूसरी तरफ रिया सोचती है, जैसे ही ये सिया 2 मिनट के लिए बाहर जाएगी ना, मैं इसकी खिचड़ी में शक्कर मिला दूंगी, फिर आएगा मजा, जब सब इसकी खिचड़ी को नापसंद करेंगे और मेरी खीर की वाह वाह करेंगे। ये सोचकर दोनों बहनें मौका देखकर चुपके से एक दूसरे के खाने को खराब कर देती हैं। रिया सिया खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और सबसे पहले सिया कहती है, आप सब पहले मेरी मसाला खिचड़ी खाकर देखिए ना, कैसी बनी है। हाँ हाँ बहू, अभी खाकर देखते हैं। जैसे ही सब लोग सिया की खिचड़ी खाकर देखते हैं, सब एक साथ उसे उगल देते हैं। अरे बहू, ये क्या बना दिया, ये मसाला खिचड़ी है या शक्कर वाली खिचड़ी? सिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही रिया बोल पड़ती है। क्या सिया तू भी? अरे माँ जी, वो ये सिया तो अक्सर ऐसी गलतियां करती रहती है, आप इसकी खिचड़ी छोड़िए और मेरी खीर चख कर देखिए, आपके मुंह का स्वाद अच्छा कर लीजिए। लेकिन जैसे ही सब रिया की खीर खाकर देखते हैं, उन सबका मुंह फिर से बन जाता है। रिया सिया, ये तुम दोनों ने क्या किया है? आखिर खीर में नमक और खिचड़ी में चीनी, आखिर ये सब है क्या? हाँ, ये तुम दोनों ने क्या किया है? भला कोई इस तरह से खाना बनाता है क्या? खिचड़ी और खीर जैसी आसान चीज को भी खराब कर दिया। रिया सिया कुछ बोल नहीं पाती और चुपचाप खड़ी रहती है। तभी उनकी सास विमला बोलती है, रुको, मैं अभी सबके लिए जल्दी से आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। विमला गुस्से में पराठे बनाने चली जाती है, लेकिन इस सब के बाद भी रिया और सिया को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। वो जब भी साथ में किचन में कुछ बनाने जाती, हमेशा उनकी लड़ाई हो जाती। इस बात से उन दोनों के सास ससुर और साथ साथ घनश्याम और अनुराग भी बहुत परेशान थे। एक दिन घनश्याम और अनुराग बैठकर यही सोच रहे थे, अनुराग, ऐसे कैसे काम चलेगा? जब भी सिया रिया साथ में होती हैं, तो वो कितनी बुरी तरह से लड़ने लगती हैं। इसी वजह से हमें खाने को अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा और घर में केवल कलेश ही कलेश है। हाँ भाई, कभी वो चाय में मिर्ची डाल देती है तो कभी दाल में गुड़।
मैं तो तंग आ चुका हूं इन दोनों से। जब देखो तब लड़ती रहती हैं एक दूसरे से। हमें ही अब कोई तरीका सोचना पड़ेगा अनुराग, इन दोनों के बीच में दोस्ती कराने का। घनश्याम, भले ये दोनों ऐसे लड़ती हो, मगर हैं तो दोनों बहनें ही। जरूर अंदर ही अंदर एक दूसरे से प्यार भी करती होंगी। हो सकता है अनुराग, मगर जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे से लड़ती हैं, मुझे इस बात पर बहुत शक है। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से प्यार से बात की होगी। देखो घनश्याम, मेरे पास एक तरीका है और मुझे पूरा यकीन है कि इससे उन दोनों में जरूर दोस्ती हो जाएगी। अच्छा, और वो तरीका क्या है? अनुराग घनश्याम के कान में कुछ फुसफुसाता है। अरे वाह अनुराग भाई, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। चलो अच्छा है, उनकी दोस्ती की दोस्ती और हमारा मजा ही मजा। फिर क्या था, घनश्याम और अनुराग सिया रिया की दोस्ती कराने की तैयारी में जुट जाते हैं। अनुराग अपने कमरे में बैग पैक कर रहा था और उधर घनश्याम भी अपना सामान बांध रहा था। सिया अनुराग के पास जाती है और उसे अपना सामान बांधते हुए देखकर उससे हैरानी से पूछती है, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? वो सिया, दरअसल आज मुझे और भैया दोनों को एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। हम दोनों कल सुबह ही वापस आएंगे। क्या? पर अभी इस वक्त तो माँ जी और पापा जी भी घर पर नहीं है, वो आपकी बहन के घर गए हुए हैं। फिर तो घर में सिर्फ मैं और रिया बचेंगे। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है सिया? अब घर पे कोई नहीं होगा तो तुम्हें तो रुकना ही होगा ना। घर ऐसे खाली भी तो नहीं छोड़ सकते ना। बहुत दिक्कत है अनुराग, मैं उस रिया के साथ अकेले नहीं रहूंगी घर में। आप मुझे भी ले चलिए अपने साथ। अरे नहीं नहीं सिया, हम लोग काम से जा रहे हैं, कोई घूमने फिरने नहीं। सिया बहुत जिद करती है, मगर अनुराग उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। उधर रिया का भी ठीक यही हाल था। थोड़ी देर में अनुराग और घनश्याम घर से चले जाते हैं और रिया सिया अकेली बचती हैं। रिया को कुछ भूख सी लगती है, तब वो किचन में जाती है, मगर सिया पहले से ही वहां अपने लिए खाने को सैंडविच बना रही थी। सिया, तू थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली जा, मुझे यहाँ पर अपने लिए खाने को कुछ बनाना है। चल चल बड़ी आई, मैं क्यों जाऊं, मैं पहले से यहाँ थी। जब तक मैं मेरा सैंडविच नहीं खा लेती मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनते ही रिया सिया का सैंडविच उठाकर खा जाती है। क्यों, हो गया ना तेरा सैंडविच खत्म? अब चल जाए यहाँ से और मुझे चाय बनाने दे। कल मुही तेरी इतनी मजाल, रुक अभी बताती हूँ तुझे। इसी बात पर फिर से रिया सिया एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। जब दोनों लड़ते लड़ते थक जाती हैं तो चुपचाप बिना कुछ खाए पिए गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और दोनों कुछ खाती पीती नहीं। तभी अचानक से सिया को घर में कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा हो। सिया अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखती है और बाहर का नजारा देखकर दंग रह जाती है। हे भगवान, ये क्या? बाहर दो चोर खड़े थे और उन्होंने रिया को पकड़ कर रखा था। रिया बहुत जोर जोर से रो रही थी। ये क्या, ये चोर हमारे घर में कैसे घुस गए? बचाओ, मुझे बचाओ सिया, पता नहीं ये कैसे घर में घुस गए। रिया सिया को एक चोर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूसरा चोर सिया को भी पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो। छोड़ देंगे, लेकिन पहले तुम दोनों को मार तो दें। क्या? नहीं नहीं, भले तुम लोग मुझे मार दो, पर रिया को यहाँ से जाने दो। मैं तुम दोनों को सब बता दूंगी कि गहने कहाँ रखे हैं, मगर पहले उसे छोड़ दो। ये सुनकर रिया चौंक जाती है। मेरी बहन सिया, मुझे नहीं पता था तुझे मेरी इतनी परवाह है। तुम दोनों चोर मुझे मार दो, मगर मेरी बहन को छोड़ दो। नहीं नहीं, उसको छोड़ दो। सिया रिया फिर से इसी बात पर झगड़ने लगती है, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है। सिया रिया ये देखकर हैरान रह जाती है कि वहां पर उनके सास ससुर खड़े थे और हंस रहे थे। क्या? मम्मी पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ चोर है, आप यहाँ से चले जाइए। हाँ, वरना ये आपको भी मार देंगे। वो दोनों चोर नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे पति घनश्याम और अनुराग हैं। जरा इनका मास्क हटाकर देखो। रिया सिया ये सुनकर चौंक जाती है और तभी दोनों चोर उन्हें छोड़ देते हैं और अपना मास्क भी हटा देते हैं। हाँ, ये दोनों हम ही हैं। रिया सिया, ये तो बस तुम दोनों बहनों को मिलवाने का एक छोटा सा मजाक था। घनश्याम जी, भला ये कैसा मजाक था? ये कोई मजाक करने का तरीका हुआ भला? हाँ, आप दोनों को पता भी है कि हम कितना डर गए थे। आपको हमारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। डर की मारे मैं तो अभी तक कांप रही हूँ। अरे, ये सब हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो सके। अब तो तुम्हारे साथ साथ हम सब भी जान गए हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे की कितनी परवाह है। तो फिर आज से तुम दोनों कभी भी झगड़ना मत और इस घर की शांति को बरकरार रखना।
हाँ बहुओं, तुम दोनों लड़ती हो तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। हम सबको ही अच्छा महसूस नहीं होता। रिया सिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने पति और सास ससुर से माफी मांग लेती हैं और आइंदा कभी न लड़ने की कसम भी खाती हैं। नैना और मयंक एक दूसरे से कॉलेज में मिले थे। कॉलेज के समय से ही दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद उनकी शादी तय हो गई। लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया जब शादी से ठीक पहले नैना का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और वो अपाहिज हो गई। आइए देखते हैं कैसे शुरू हुई थी नैना और मयंक की प्रेम कहानी और नैना के अपाहिज होने से उनकी कहानी में क्या मोड़ आने वाला था। बात तब की थी जब नैना और मयंक के कॉलेज का आखिरी दिन था और मयंक नैना के पास आता है और उससे कहता है, नैना आज कॉलेज का आखिरी दिन है और शायद इसके बाद हम दोबारा ना मिल पाए, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो मयंक, क्या कहना चाहते हो तुम? दरअसल नैना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर नैना हंसने लगती है और मयंक से कहती है, हाँ मयंक, बिल्कुल। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि तुम मुझसे ये सवाल पूछो। क्या क्या सच में नैना? हाँ और क्या मयंक, लेकिन तुमने ये कहने में कितना ज्यादा वक्त लगा दिया। खैर, देर से ही सही, अब तुमने अच्छा काम तो किया। तो फिर ठीक है ना, मैं जल्दी अपने घर वालों से भी बात कर लूंगा और फिर मेरी जॉब लगते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ मयंक, क्यों नहीं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और मयंक की एक अच्छी जगह जॉब लग जाती है। नैना भी एक अच्छी जगह पर जॉब कर रही थी, इसीलिए दोनों के घर वाले भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। एक दिन मयंक अपने घर वालों को लेकर नैना के घर उसे देखने आ जाता है। बहन जी, हमें तो नैना बहुत पसंद है। दोनों बच्चे अपने काम में भी सफल हो गए हैं और नौकरियां कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो हमें जल्दी ही इनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ कि अगले महीने ही इनकी शादी करवा देते हैं। हमारे पंडित जी ने भी कहा है कि अगले महीने एक शुभ मुहूर्त भी है। तो फिर तय रहा, हम अगले महीने ही इन दोनों की शादी कर देंगे। शुभ काम में देरी कैसी भाई? ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे को मीठा खिलाते हैं और नैना और मयंक भी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ दोनों घरों में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन नैना अपनी बहन मीरा के साथ साड़ियों की शॉपिंग करने जाने वाली थी। तभी उसे मयंक का फोन आता है। हाँ नैना, क्या हुआ? तुमने मुझे पहले फोन किया था। वो दरअसल मयंक, आज मैं अपनी बहन मीरा के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो क्यों ना तुम भी मुझे बाजार में मिल जाओ, फिर तुम भी मेरी साड़ियां खरीदने में मदद कर सकोगे। क्या तुम भी नैना? साड़ी खरीदने में मैं कैसे तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर हम साथ में तुम्हारे मनपसंद दही के बताशे भी खाएंगे। हाँ ठीक है मयंक, तो फिर हम बाजार में मिलते हैं। मैं और दही के बताशे तुम्हारा इंतजार करेंगे। नैना खुशी खुशी तैयार होकर मीरा के साथ बाजार के लिए निकल जाती है। नैना और मीरा साड़ी की दुकान के बाहर खड़े होकर मयंक का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उन्हें सड़क की दूसरी तरफ मयंक दिखता है। नैना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और मीरा से कहती है, मीरा तुम यहीं रुको, मैं अभी रोड के उस साइड से मयंक को लेकर आती हूँ। अरे नैना, पर तुम क्यों जा रही हो? मयंक खुद ही आ जाएगा ना इधर। अरे नैना रुको तो। लेकिन नैना मीरा की बात नहीं सुनती और रोड क्रॉस करने लगती है, पर तभी एक ट्रक आता है और वो नैना को टक्कर मार देता है। ये देखकर मयंक और मीरा दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। मयंक जल्दी से नैना के पास जाता है, लेकिन नैना को बहुत जोर से टक्कर लगी थी और उसके हाथ पैरों से बहुत खून आ रहा था। ये क्या हो गया नैना? अब मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं हॉस्पिटल फोन करती हूँ जीजू। मयंक और मीरा वहाँ मौजूद कुछ लोगों की मदद से नैना को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर्स नैना को एडमिट कर लेते हैं। इतनी देर में नैना और मयंक दोनों के घर वाले भी वहां आ जाते हैं। बेटा, ये सब कैसे हो गया? नैना ठीक तो हो जाएगी ना? पता नहीं आंटी जी, कब से वो अंदर है, डॉक्टर बाहर ही नहीं आ रहे। कोई बाहर आए तो पता चले कि आखिर वो कैसी है। मयंक की माँ नैना की माँ से कहती है, आप चिंता मत करिए बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। हमारी नैना इतनी अच्छी लड़की है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। काफी देर तक सभी लोग डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करते हैं, मगर डॉक्टर बाहर नहीं आते। कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं और तभी अचानक से डॉक्टर बाहर आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? नैना ठीक तो है ना? नहीं, उन्हें बहुत भयंकर चोट लगी थी और इन्फेक्शन उनके सारे शरीर में फैल रहा था, इसलिए हमें ऑपरेशन के दौरान उनका एक पैर काटना पड़ा और अब वो एक पैर से अपाहिज हो गई हैं।
आई एम सॉरी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, मगर नैना मयंक के परिवार वालों की जैसे जिंदगी ही उजड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी थी, कितना खुश थी वो, मगर अब ये सब क्या हो गया? हे भगवान, क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा? नहीं नहीं आंटी जी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। नैना ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना आपके साथ। मयंक किसी तरह से नैना के घर वालों को घर जाने और आराम करने के लिए बोलता है और मयंक खुद नैना के साथ हॉस्पिटल में रुक जाता है। उधर नैना के घर वाले इस बात से बहुत परेशान थे। ये तो बहुत ही बुरा हुआ हमारे साथ। अब मयंक नैना से शादी नहीं करेगा। हाँ, और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो नैना को होश भी नहीं आया है। हमें नैना के जागने का इंतजार करना चाहिए, तभी आगे का कुछ समझ आएगा। सही कह रही हो तुम। हम सुबह फिर से चलेंगे हॉस्पिटल। अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। अगले दिन नैना के मम्मी पापा और मयंक के मम्मी पापा सब फिर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब तक नैना को भी होश आ चुका था। मयंक बेटा, नैना कैसी है? उसे होश आया? हाँ माँ, उसे होश आ गया है और डॉक्टर्स ने कहा है हम उससे मिल सकते हैं। ठीक है, फिर चलो हम सब उससे मिलने जाते हैं। सभी लोग नैना के कमरे में जाते हैं। नैना, तुम ठीक तो हो ना? मयंक, मुझे माफ करना, मगर अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मयंक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अरे नैना, तुम मुझसे ऐसे क्यों कह रही हो? तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए। मैंने तुमसे कहा ना मयंक, यहाँ से चले जाओ बस, और मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मयंक ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसके मम्मी पापा उससे कहते हैं, मयंक बेटा, अभी यहाँ से चलो। अभी नैना की तबीयत सही नहीं है, हम बाद में फिर से आएंगे। हाँ बेटा, अभी नैना को थोड़ा वक्त दो। ठीक है मम्मी पापा, चलिए। लेकिन वो तीनों जाते इससे पहले ही नैना मयंक के मम्मी पापा से कहती है, आंटी अंकल मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये शादी सच में तोड़ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मयंक को मुझसे अच्छी लड़की मिलेगी जो कम से कम अपाहिज नहीं होगी। बेटा, तुम अभी ये सब मत सोचो, तुम जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ, फिर हम बात करेंगे। इतना कहकर मयंक के घर वाले मयंक को लेकर घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। लेकिन अब वो सिर्फ एक व्हीलचेयर के सहारे से ही इधर उधर जा सकती थी, और ऐसा करने में भी उसे बहुत तकलीफ होती थी। एक दिन मयंक अपने मम्मी पापा के साथ दोबारा नैना के घर आता है। मयंक, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम बार बार मेरे सामने आकर मुझे मेरे अपाहिज होने का ज्यादा एहसास दिलाते हो। चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा चले जाओ। नैना इतना कहकर जोर जोर से रोने लगती है, और ये देखकर मयंक नैना के पैरों के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, बस नैना, बहुत हो गया। अब तुम्हें ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। मैं कॉलेज के समय से तुम्हें जानता हूँ, और मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कभी कोई और लड़की ही नहीं आ सकती। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। हाँ बेटा नैना, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो हमें मंजूर हो। अगर मयंक ही खुश नहीं रहेगा तो हम भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हाँ नैना बेटा, अब खुद को और मयंक को और सजा मत दो। मगर माँ, मेरा तो एक पैर ही नहीं है, और मैं ये जानते हुए भी मयंक से शादी नहीं कर सकती। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मयंक, तुम मुझसे शादी करके बहुत पछताओगे। नहीं नैना, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा यकीन मानो। और तुमसे शादी नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगा। नैना कुछ सोच में पड़ जाती है, लेकिन मयंक उससे कहता है, बस नैना, अब तुम ज्यादा मत सोचो, सिर्फ वो कहो जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। ठीक है मयंक, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और एक बार फिर जोर शोर से नैना की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी के दिन नैना तैयार होकर अपनी व्हीलचेयर पर मंडप तक आती है। नैना, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर मयंक, मैं फेरे कैसे ले सकूंगी? मैं तो अपाहिज हूँ, और यहाँ मौजूद सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम चिंता मत करो नैना, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं तब तक कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा सकता है। इतना कहकर मयंक नैना को अपनी गोद में उठा लेता है, और ऐसे ही उसके साथ 7 फेरे ले लेता है। अब नैना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। मैंने तुमसे प्यार करके अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है मयंक। नैना की आंखों में आंसू थे, मगर वो मुस्कुरा रही थी। वहां खड़े सभी लोग ये देखकर भावुक हो जाते हैं। इसी तरह नैना की शादी मयंक से हो जाती है, और मयंक के माता